नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में। आज है 25 मई 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों आज का करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के किन शहर को यूनेस्को किस स्थान को दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि यूनेस्को की काफ़ी अधिक सूचियाँ होती हैं। कुछ होती हैं स्थायी सूची, कुछ ऐसी सूची होती हैं जिनमें नगरों को शामिल किया जाता है और कुछ ऐसी सूची होती है जो अस्थायी होती हैं। और कोई स्थान अगर अस्थायी सूची में शामिल किया जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है उसका स्थायी सूची में शामिल होने का। तो यह सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और भी और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश में दोस्तों प्रतिदिन कितने जो टेस्ट हैं उनका लक्ष्य रखा गया है और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नाउ मस्ट आउट अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको इस लेक्चर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए कितनी सूत्रीय रणनीति अपनाई। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यह कितने सूत्रीय रणनीति अपनाई गई है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 3 सूत्रीय, 5 सूत्रीय, 10 सूत्रीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5 सूत्रीय। दोस्तों कोविड-19 के नियंत्रण के ऊपर जो रणनीति है वह स्ट्रैटेजी अपनाई गई है किसके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। देखते हैं क्या है यह रणनीति। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोरोना किल रणनीति ITITV, इसका फुल फॉर्म क्या है आगे मैं आपको बताता हूं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए 5 सूत्रीय रणनीति अपनाई है। इस रणनीति के 5 पहलू क्या है, क्या क्या पहलू है दोस्तों इसके 5 पहलू, काफी अधिक इंपॉर्टेंट, इनको हाईलाइट कर देता हूं। देखते हैं सबसे पहला पहलू क्या है दोस्तों, आइडेंटिफाई, अर्थात आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है। उसके बाद सेकंड है टेस्ट, इसके बाद देखेंगे आप थर्ड है आइसोलेट और फोर्थ है ट्रीट, और इसके बाद आप देखेंगे फिफ्थ क्या है वैक्सीनेशन, अर्थात ITITV। तो इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, डायरेक्ट आप लोगों से पूछ सकते हैं कि 5 सूत्रीय रणनीति, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है, यह केवल आपको दे देंगे ITITV क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यह आपको बताना होगा। तो काफी अधिक ईजी है, इसको आपको समझना होगा। किल कोरोना अभियान मैंने शुरुआत में आप लोगों को बता दिया, अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा। तो किल कोरोना अभियान के बारे में आप लोग ही बताएंगे, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। बाकी कुछ अन्य इंफॉर्मेशन है कोरोना से संबंधित, मैं आपको बारी बारी से रिवाइज करा देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्थायी अस्पताल 6000 बेड का इंदौर में बनाया जा रहा है कोरोना से लड़ने के लिए। इसके बाद 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है कहां पर, जहां पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर सीधे जो ऑक्सीजन है वह प्राप्त होगी, कहां पर, बीना में, सागर जिले में, और इसके 200 बेड शुरू करने का भी प्रावधान है। आगे जो भी इसके अंदर प्रोग्रेस होगी उसको मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों भोपाल में भी एक अस्पताल शुरू किया गया और उस अस्पताल में क्या व्यवस्था की गई है, पोस्ट कोविड मरीज उसमें रखे जाएंगे, अर्थात कोविड के बाद जो मरीज ठीक होंगे उनको वहां पर रखा जाएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में दोस्तों तीसरी लहर में कहा गया था कि बच्चों के ऊपर खतरा है, और बच्चों को देखते हुए मध्य प्रदेश में जो 2 स्पेशली मेडिकल कॉलेज है उनको डेडिकेटेड कर दिया गया है। और ब्लैक फंगस के लिए दोस्तों कितने मेडिकल कॉलेज को डेडिकेटेड कर दिया गया है, 5 मेडिकल कॉलेज को डेडिकेटेड कर दिया गया है ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ब्लैक फंगस का एक इंजेक्शन है जिसका नाम आप लोगों को मैंने बता दिया था और आप लोगों ने उसका आंसर भी दिया था, काफी खुशी हुई। और दोस्तों दोबारा से मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगेन आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर उस इंजेक्शन का नाम टाइप करें, क्योंकि 2 से 3 बार उस इंजेक्शन का नाम जब आप टाइप कर देंगे वह आपको याद हो जाएगा। तो उस इंजेक्शन को भी मुफ्त देने का बात की गई है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य है। साथ ही साथ दोस्तों एक और योजना निकाली गई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, आपको मालूम होना चाहिए, जो आयुष्मान भारत योजना है उसको मध्य प्रदेश में किस नाम से लागू किया गया है, आयुष्मान निरामया। तो उसको आपको याद रखना है, आयुष्मान निरामयम योजना नाम से लागू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया, अगर परिवार के किसी एक सदस्य का जो आयुष्मान कार्ड है तो पूरे परिवार का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या मदद की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मदद यह की गई है कि दोस्तों 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किन के लिए किया गया है, अधिवक्ताओं अर्थात वकीलों के लिए प्रावधान किया गया है। और यह किसके द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश के विधि मंत्री। विधि मंत्री कौन है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। यही गृह मंत्री हैं, यही विधि मंत्री हैं, यही संसदीय कार्य मंत्री और यही जेल मंत्री भी हैं। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट, इनके द्वारा प्रावधान किया गया था। दोस्तों मध्य प्रदेश में कोरोना वॉरियर
वॉरियर का दर्जा किसे दिया गया है? पत्रकार को। किसे दिया गया है? पत्रकारों को दोस्तों कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया गया है और इनके इलाज का मुफ्त प्रबंधन किया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कोरोना वॉरियर का दर्जा किसे दिया गया है? पत्रकारों को। दोस्तों एक ऐप लॉन्च किया गया था, मैं हूं डॉक्टर और मैं हूं कोरोना वॉलेंटियर। तो इस ऐप के माध्यम से क्या था दोस्तों? टेलीमेडिसिन के माध्यम से कोई भी डॉक्टर दुनिया में कहीं भी बैठकर किसी भी मरीज को वर्चुअली रूप से चेक कर सकता था और उन्हें मेडिसिन सजेस्ट कर सकता था। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मैं हूं कोरोना वॉलेंटियर योजना भी शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी दोस्तों? 5 अप्रैल 2021 को मैं हूं कोरोना वॉलेंटियर योजना शुरू की गई थी। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं कोरोना वायरस से संबंधित, जो कि अभी कुछ लगभग महीने भर के अंदर अंदर यह इनिशिएटिव लिए गए थे। तो वह सभी के सभी मैंने आपको यहाँ पर एक बार में रिवाइज करा दिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश में नागरिकों को निःशुल्क टेस्टिंग का मूल अधिकार उपलब्ध है? तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जो कोरोना की टेस्टिंग है वह निःशुल्क है और अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? आपको ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। हम लोग मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। और यह काफी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में दोस्तों नागरिकों को निःशुल्क टेस्टिंग का क्या है? मूल अधिकार है। अर्थात इसे फंडामेंटल अधिकार के अंतर्गत कहा गया है कि हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों का यह मूल अधिकार है और कोई भी उन्हें इनसे वंचित नहीं कर सकता है और वह निःशुल्क हकदार होंगे किसके? कोरोना की टेस्टिंग के। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और मूल अधिकार में से शामिल कर दिया गया है। किसे? जो कोरोना की निःशुल्क टेस्टिंग है उसे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित, मध्य प्रदेश में लैब एवं निजी लैब में लैब टेस्टिंग क्षमता प्रतिदिन कितनी है? अर्थात मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट दोनों लैबों को मिलाकर प्रतिदिन टेस्ट क्षमता कितनी है? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है 77,000 से अधिक, 80,000 से अधिक, 30,000 से अधिक या फिर 2,000 से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 77,000 से अधिक की दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रतिदिन की क्षमता है। किसकी क्षमता है दोस्तों? जो आपकी टेस्टिंग है, कोरोना टेस्टिंग है, उसकी मध्य प्रदेश की प्रतिदिन की क्षमता कितनी है? 77,000 से अधिक। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहां पर आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, जो कोरोना वॉलेंटियर योजना थी उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था? जो भी सदस्य उससे जुड़ेंगे दोस्तों उनको एक पहचान पत्र दिया गया था, यह मैं आपको बताना भूल गया था। और जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा यह भी कहा गया है कि जो मध्य प्रदेश की भर्तियां निकलेंगी उसमें उनको कुछ विशेष स्थान भी दिया जाएगा इस तरीके के लोगों को। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूरी न्यूज। टेस्टिंग क्षमता 77,000 से अधिक, प्रदेश में नागरिकों को निःशुल्क टेस्टिंग का मूल अधिकार उपलब्ध है। इसके तहत राज्य सरकार के दोस्तों कितने फीवर क्लिनिक अभी काम कर रहे हैं? 2518 क्रियाशील हैं, जिन पर 6353 टच पॉइंट के माध्यम से नागरिकों को निःशुल्क टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में स्थापित RT-PCR टेस्टिंग क्षमता निरंतर संवर्धन किया जा रहा है। और यहाँ पर हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि 77,000 प्रतिदिन की क्षमता है मध्य प्रदेश की, इतना ही हमें काफी अधिक सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शोक व्यक्त किया गया है लांस नायक श्री जाट सिक्किम में हुए शहीद, यह किस शहर के निवासी थे दोस्तों? एक लांस नायक हैं जिनका नाम है श्री जाट, वह शहीद हो गए हैं सिक्किम में और वह मध्य प्रदेश के किस शहर के निवासी थे? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है रतलाम, रीवा, रायसेन या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रतलाम के वह निवासी थे, लांस नायक थे और सिक्किम में पदस्थ थे और वह शहीद हो गए। और उनके शहीदी पर किसके द्वारा शोक व्यक्त किया गया है? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शोक व्यक्त किया गया है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। रतलाम निवासी लांस नायक श्री जाट सिक्किम में हुए शहीद, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम के ग्राम गुणावद निवासी लांस नायक कन्हैया लाल जाट के शहीद होने पर शोक व्यक्त किया है। श्री जाट भारतीय सेना की CMP यूनिट में सिक्किम में पदस्थ थे, एक हादसे में वे शहीद हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगत आत्मा शांति देने और परिजन को दुख सहन करने की क्षमता दी है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में एक प्रावधान है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक शहीद व्यक्ति को दोस्तों 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। जो भी व्यक्ति आर्मी में शहीद होता है उसे कितना दिया जाता है? 1 करोड़ रुपए दिया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको मैंने एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई थी कि कोरोना की ड्यूटी के दौरान अगर कोई भी पुलिस वाला मध्य प्रदेश में शहीद होता है तो उसे 50 लाख रुपए नगद, उसके परिवार वालों को सहायता राशि और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। कुछ 2 योजनाएं भी शुरू की गई हैं, मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति और मुख्यमंत्री अनुग्रह योजना। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह योजना है दोस्तों। इन दोनों के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, चाहे कोई भी व्यक्ति जो संविदा पर हो या फिर फिक्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का परमानेंट कर्मचारी हो या फिर वह आउटसोर्स हो, किसी भी प्रकार में वह गवर्नमेंट के लिए कार्य कर रहा है और अगर वह कोरोना के दौरान किन्हीं कारणवश उसका निधन होता है, उसे कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया जाएगा और उसके किसी परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी और साथ ही साथ दोस्तों 5 लाख रुपए भी उसके परिवार
को दिए जाएंगे। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एकमात्र गवर्नमेंट है जिसके द्वारा इतना बड़ा और इतना साहसिक कदम उठाया गया है। साथ ही साथ एक और कदम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया था जो मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसे बच्चे या ऐसे परिवार जिनका कर्ता धर्ता इस कोरोना वायरस में समाप्त हो गए हैं, इस कोरोना वायरस में उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके परिवार को दोस्तों 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट योजना है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसे शुरू किया गया है। यहाँ पर चर्चा की गई है दोस्तों शहीद हुए लैंस नायक की। तो चलिए मध्य प्रदेश में के कुछ इतिहास की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि जब भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अगर किस तरीके का क्वेश्चन आता है उससे हमेशा लिंक करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर अब वक्त आ गया है लिंक करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान से हम शुरुआत करते हैं। जितना इतिहास है पूरा पूरा आपको रिवाइज करा देता हूं। जो 1857 की क्रांति थी दोस्तों, उसके पहले एक मेजर रिवोल्ट हुआ था मध्य प्रदेश में जिसे बोला जाता है बुंदेला विद्रोह। याद रखिए बुंदेला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1842 से 1843 तक हुआ था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। और इसे दबाने के लिए दोस्तों किसे भेजा गया था? इसे दबाने के लिए भेजा गया था दोस्तों नागपुर। याद रखिए, इसको आपको याद रखना है। नागपुर फील्ड, जो नागपुर फील्ड नामक रेजिमेंट थी दोस्तों, इसके एक अधिकारी थे, उनका नाम क्या था दोस्तों? बार्डन। याद रखना है, बार्डन नहीं दोस्तों, उसका नाम था बार्टसन। याद रखना है आपको, बार्टसन दोस्तों। और यह मध्य प्रदेश में कब पहुंच गया था? जबलपुर में इस फील्ड का मुख्यालय था दोस्तों। और जबलपुर यह कब पहुंचा था? जबलपुर यह पहुंचा था 21 अक्टूबर, इसको आपको याद रखना है, 21 अक्टूबर 1842 को यह पहुंच गया था आपके जबलपुर इस विद्रोह को दबाने के लिए। और इस समय दोस्तों जब इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी उस समय जो इस क्षेत्र का अंग्रेज गवर्नर था तो वह कौन था दोस्तों? उसका नाम था सिलीमैन। याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, सिलीमैन उसका नाम था। और यह जो पूरा का पूरा विद्रोह था दोस्तों स्पेशली कहां पर फोकस था? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और कुछ क्षेत्र थे नर्मदा घाटी के। आपको मध्य प्रदेश के मैप का माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और यहाँ पर जो आप एरिया देखेंगे इसे बोला जाता है बुंदेलखंड का पठार पूरा का पूरा। तो यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यह व्यापक रूप से यह आंदोलन था और कुछ हिस्से नर्मदा घाटी के भी इसके अंतर्गत शामिल थे। तो यह आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी इसे कहा जाता है। जो बुंदेला विद्रोह है इसे कहा जाता है। अब बुंदेला विद्रोह के बाद हम लोग बढ़ते हैं 1857 की क्रांति की ओर। तो चलिए आइए बता देता हूँ आपको, 1857 की क्रांति थी दोस्तों, 1857 की जो क्रांति थी दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण थी और मध्य प्रदेश का इसके अंतर्गत काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण योगदान था। इसकी मध्य प्रदेश में शुरुआत कब हुई थी? इसको याद रख लीजिए दोस्तों, 3 जून। कहाँ से हुई थी दोस्तों? नीमच। याद रखिए, नीमच से शुरुआत हुई थी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जगह बता देता हूँ, स्थान बता देता हूँ और वहाँ पर इस क्रांति की शुरुआत होने की डेट नोट कर लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि 3 जून को मध्य प्रदेश में शुरुआत होती है, कहाँ से? नीमच से। अब इसके बाद यह आंदोलन कहाँ कहाँ पहुँचता है? मध्य प्रदेश के प्रमुख जो इंपॉर्टेंट केंद्र हैं उनको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो फटाफट इनको नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हमने देखा नीमच 3 जून। इसके आगे हम बढ़ते हैं सागर। याद रखिए, एक काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट स्थान था दोस्तों सागर। सागर में कब शुरुआत हो जाती है दोस्तों? 1 जुलाई। याद रखिए, 1 जुलाई 1857 को। और इसी तारीख को एक और जगह पर शुरुआत हो जाती है, दोनों में साथ में होती है, कहाँ पर? इंदौर। तो इसको भी आपको याद रखना है, इंदौर। तो 1 जुलाई को इंदौर में और 1 ही जुलाई को कहाँ पर शुरू हो जाती है दोस्तों? दोनों जगहों पर शुरू हो जाती है, कहाँ पर? सागर और इंदौर दोनों में क्रांति शुरू हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों 14 जुलाई। 14 जुलाई को कहाँ पर शुरू हो जाती है दोस्तों? ग्वालियर में। तो इसको भी आपको याद रखना है, 14 जुलाई को शुरुआत हो जाती है दोस्तों ग्वालियर में। और इसके बाद आप देखेंगे 20 जुलाई को शुरुआत हो जाती है शिवपुरी में। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है डेट इसको, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जो 1857 की क्रांति थी दोस्तों उसके प्रमुख जो नेतृत्व करता थे उनके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहला नाम आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए ग्वालियर के किले पर उन्होंने कब्जा कर लिया था और वहीं उनकी समाधि है दोस्तों। 18 जून 1800, याद रखिए दोस्तों, 18 जून 1857 में यह शहीद हो गई थी। और इनकी जो शहीद हुई थी कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर के पास मुरार नामक छावनी थी, वहीं पर यह शहीद हो गई थी। यूरोज नामक जर्नल था, उसके द्वारा साथ इनका युद्ध हुआ था। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नाम था दोस्तों तात्या टोपे। यह सबसे लास्ट में पकड़े गए थे, यह 1859 में यह पकड़े गए थे दोस्तों। और इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। कब दी गई थी दोस्तों? इन्हें फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों 1 अप्रैल को दी गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसी
इसी के साथ में 1857 की क्रांति का अंत हो जाता है मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट हम आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहला है असहयोग आंदोलन। दोस्तों असहयोग आंदोलन में क्या होता है दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान दोस्तों आप देखेंगे मध्य प्रदेश में एक शुरुआत की जाती है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह कब शुरू किया जाता है दोस्तों, 1923 में झंडा सत्याग्रह शुरुआत की जाती है 1923 में, और मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत जबलपुर से होती है। कब होती है दोस्तों, 8 मार्च, याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट, 8 मार्च आपका 1923 को शुरुआत हो जाती है मध्य प्रदेश में इसको। इसके बाद आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत क्या शुरू होता है मध्य प्रदेश में, नमक आंदोलन। याद रखना है नमक आंदोलन कब से शुरू हो जाती है मध्य प्रदेश में, 6 जुलाई। और इसके प्रणेता कौन थे दोस्तों मध्य प्रदेश में, 1930 मध्य प्रदेश में इसके प्रणेता थे दोस्तों आपके सेठ गोविंद दास, इनका नाम आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। और दोस्तों सुंदरलाल जो जी थे वह किससे जुड़े हुए थे, झंडा सत्याग्रह से वह जुड़े हुए थे, तो इसको आपको याद रखना है। और इसी के दौरान दोस्तों 1930 में ही दोस्तों शुरुआत हो जाती है मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह की, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे जो सिवनी नामक जगह है वहां पर दुर्गा शंकर मेहता द्वारा शुरुआत कर दी जाती है जंगल सत्याग्रह की, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह सब था पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। आती है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 भेड़ाघाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, दोनों सही या फिर इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही। अर्थात दोस्तों भेड़ाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दोनों को शामिल किया गया है यूनेस्को की अस्थायी सूची, तो इसको भी आपको याद रखना है। अभी यह अस्थायी सूची है अर्थात संभावित सूची, अभी इसको फिक्स नहीं किया गया है, परंतु यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, संभावित सूची में से शामिल कर दिया गया। दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, क्या था दोस्तों, शायद मैंने आप लोगों को कल पूरा बारी बारी से बताया था, चलिए आज फिर से आप लोगों को बता देता हूं। तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान जिसे यूनेस्को की दोस्तों विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो वह कौन सा था, वह था आपका खजुराहो। कब किया गया था दोस्तों, 1986 में से शामिल किया गया था। खजुराहो के जस्ट बाद आप देखेंगे आपके सांची को किया जाता है, कब किया जाता है, 1989 को किया जाता है। और सबसे लास्ट में किसे किया जाता है, खजुराहो को किया, सॉरी दोस्तों सबसे लास्ट में किया जाता है आपके भीमबेटका को किया जाता है। कब किया जाता है, 2003 में किया जाता है। इनकी खोज के बारे में भी आपको बता देता हूं, जैसे कि आपको बताना चाहूंगा जो हमारा सांची का स्तूप है दोस्तों, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, जनरल टेलर द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1818 में की गई थी, इसको आपको याद रखना है, जनरल टेलर। इसके बाद सेकंड आप देखेंगे जो आपका जो भीमबेटका है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, विष्णु वाकड़कर द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1957-58 में इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, और यह मध्य प्रदेश की पुरातात्विक सबसे प्राचीन जो है वह प्राप्त की गई है। और दोनों स्थानों को शामिल किया गया है, कौन कौन से, भेड़ाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। भेड़ाघाट कहां पर है, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश की संस्कृत राजधानी किसे कहा जाता है, जबलपुर को कहा जाता है। सफेद संगमरमर की जो नगरी है वह किसे कहा जाता है, जबलपुर को कहा जाता है। और जबलपुर के पास ही दोस्तों त्रिपुरी है, और त्रिपुरी को किसकी राजधानी कहा जाता था, कलचुरी वंश की राजधानी कहा जाता था। और दोस्तों यह वही त्रिपुरी है जहां पर 1939 में दोस्तों कांग्रेस का 52वां क्या हुआ था दोस्तों, अधिवेशन हुआ था। कौन से नंबर का, 52वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों। तारीख क्या थी, उसकी तारीख भी बता देता हूं, 1939 29 जनवरी, तो 29 जनवरी 1939 52वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसको नोट कर लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट। और इसी में आप देखेंगे कि पट्टाभी सीतारामा को हराते हुए सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। और इस दौरान गांधी जी और उनके बीच में जो मतभेद है वह खुलकर सामने आ जाते हैं, और गांधी जी कहते हैं कि सुभाष की जीत मेरी हार है। तो ये आप समझ सकते हैं काफी अधिक इंपॉर्टेंट था। यह 52वां जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। तो यह भी स्वतंत्रता आंदोलन में काफी अधिक महत्व रखता है। चर्चा हुई है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की दोस्तों। इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, 1999 में। इसको याद रख लीजिए, 1999 में से टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। भेड़ाघाट सभी को मालूम है जबलपुर में है। जबलपुर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट घाटों के बारे में आपको बता देता हूं। यहीं पर एक और घाट है जिसका नाम है तिलवारा घाट। तिलावरा घाट भी इसे बोला जाता है, अलग अलग नाम है, बस केवल आपको याद रखना है तिलावरा घाट था दोस्तों। यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर गांधी जी की अस्थियों का क्या किया गया था, विसर्जन किया गया था। यही इसको आपको याद रखना है। जबलपुर में ही दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बंदर
कूंदनी, याद रखिए बंदर कूंदनी। यहीं पर आप देखेंगे एक और घाट है जिसका नाम है ग्वारी घाट। और यह क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी जब रामनाथ कोविंद, कुछ समय पहले आपने देखा होगा, 3 से 4 महीने पहले का करंट अफेयर है दोस्तों, जब रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश की संस्कृत राजधानी जबलपुर में आए थे और भारत के जो अभी लास्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, वह भी जबलपुर आए थे और ग्वारी घाट पर ही इनके द्वारा नर्मदा जो आरती थी वह की गई थी। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। चलिए आइए देखते हैं क्या है न्यूज। मध्य प्रदेश भेड़ाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यूनेस्को विश्व धरोहर सूची की संभावित सूची में शामिल। यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में नर्मदा घाटी के भेड़ाघाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व समेत 6 स्थानों को शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है भारत के 6 स्थानों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन कौन से आप देख सकते हैं? महाराष्ट्र का मराठा सैन्य वास्तुकला, वाराणसी का गंगा घाट, रिवर फ्रंट, हायर बेकल, मोगोलिक साइट और कांचीपुरम के मंदिर भी शामिल हैं। और 2 आपने देख लिया, भेड़ाघाट और सतपुड़ा, दोनों को याद रखना है। आज के आपके क्वेश्चंस हैं, फ्रेंड्स ऑफ एमपी समूह किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किसके लिए बनेगा हेल्प डेस्क? थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेवल्स होदा जिप्सीज किस पर आधारित है? आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर दीजिए, आपका फीडबैक दीजिए। और पीडीएफ है जो इस लेक्चर की, उसको लेना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।